नमस्कार दोस्तों, डीवाई मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज के इस डीप डाइव डिस्कशन में हम आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम प्राचीन भारत के सबसे दिलचस्प और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के इतिहास में गहराई से उतरने वाले हैं। बिल्कुल, आज का हमारा विषय है कुषाण साम्राज्य। अक्सर इतिहास में हम मौर्य या गुप्त काल पर रुक जाते हैं, लेकिन आज हम इस गैप को भरेंगे। हाँ, और आज की इस क्लास में हम पूरे 15 पेजों की एक बहुत ही विस्तृत सीरीज को डिकोड करने वाले हैं। हमारी स्लाइड्स तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली स्लाइड का टाइटल है रेशम मार्ग के बेताज बादशाह। इस टाइटल को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि हम किस लेवल की पावर की बात कर रहे हैं। अगर हम पहले पॉइंट से शुरू करें तो मौर्य काल के बाद का जो समय था वो भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कुषाणों का उदय इसी दौर में हुआ था। सही कहा। और दूसरे पॉइंट को अगर हम समझें तो इन्होंने पहली बार भारत को मध्य एशिया से जुड़ा था। मतलब ये लोग चीन से रोम तक जाने वाले मशहूर सिल्क रूट या सिल्क रोड के मिडलमैन बन गए थे। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। तीसरे और चौथे पॉइंट पर चर्चा करें तो ये साम्राज्य उस समय रोम, चीन और पर्थिया जैसी महाशक्तियों के बिल्कुल बराबर खड़ा था। इन्होंने भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक अंतर महाद्वीपीय साम्राज्य यानी इंटरकॉन्टिनेंटल एम्पायर की पहचान दी थी। बिल्कुल। और छात्रों, अगर आप स्लाइड में दी गई तस्वीर को ध्यान से देखें तो वहां एक बड़ा सा नक्शा है। इस नक्शे के ऊपर एक भव्य राजसी मुकुट, एक कंपास और रेशम या सिल्क के रोल रखे हुए हैं। हाँ, ये विजुअल बहुत पावरफुल है। ये मुकुट कुषाणों की अपार राजसी शक्ति को दिखाता है और ये सिल्क के रोल इस बात को दर्शाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक मार्ग पर उनका पूरा कंट्रोल था। अब आते हैं हमारे एग्जाम अलर्ट पर। छात्रों को ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कुषाणों के काल में ही भारत में महायान बौद्ध धर्म और गांधार कला का सबसे अधिक विकास हुआ था। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल सही। अब चलते हैं अगले पेज पर। हमारी दूसरी स्लाइड हमें एक कहानी सुनाती है। ये कहानी है युएजी कबीले से कुषाण बनने की। अगर हम इसे एक कहानी की तरह समझें तो पॉइंट 1 कहता है कि कुषाण मूल रूप से कोई राजा नहीं थे। वे चीन के तारिम बेसन में रहने वाले युएजी कबीले का हिस्सा थे, यानी वे खानाबदोश थे। और पॉइंट 2 के हिसाब से उनका सामना ह्युंगनू नाम के एक बहुत खूंखार कबीले से हुआ। उस लड़ाई में बुरी तरह हारने के बाद युएजी लोगों को अपना घर छोड़कर बैक्ट्रिया की तरफ भागना पड़ा। बैक्ट्रिया जो आज के अफगानिस्तान के पास है। हाँ, वो उनके लिए एक सर्वाइवल की लड़ाई थी। पॉइंट 3 और 4 बताते हैं कि बैक्ट्रिया पहुंचने के बाद ये बड़ा कबीला 5 शाखाओं में बट गया। इन शाखाओं को याबघुस कहा जाता था। और इन्हीं 5 में से एक शाखा थी कुइश्वांग, जिसे आज हम कुषाण कहते हैं। इस कुइश्वांग शाखा ने बाकी चारों को हराकर पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली और कुषाण वंश की नींव रखी। छात्रों, जरा इस स्लाइड के विजुअल को डिकोड करते हैं। इस पुराने नक्शे पर जो सोने के तीर और ढाल बने हैं वो दरअसल तारिम बेसिन से बैक्ट्रिया तक उनके विस्थापन और उनके कड़े युद्ध संघर्ष को दर्शा रहे हैं। और यहाँ हमारा एग्जाम अलर्ट ये है कि कुषाणों का भारत आना सिर्फ एक हमला नहीं था। इससे भारतीय व्यापार का वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ और हमारी उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले पेज पर। तीसरी स्लाइड एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाती है, रबाताक शिलालेख का रहस्य। शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ इतिहास। पॉइंट 1 और 2 बताते हैं कि ये रबाताक शिलालेख कुषाणों के इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। हाँ, ये अफगानिस्तान से था और इसे बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया था। पॉइंट 3 और 4 के अनुसार ये शिलालेख कुजुल कटफिसेस से लेकर सम्राट कनिष्क तक की पूरी वंशावली की पुष्टि करता है। एग्जैक्टली। इसी से हमें पता चला था कि कनिष्क के परदादा कुजुल थे और उनके दादा विमतख्तु थे। उससे पहले इतिहास में बहुत कंफ्यूजन था। और स्लाइड में जो चित्र है वो बहुत सटीक है। एक प्राचीन कूदे हुए पत्थर पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे इतिहासकार ऐतिहासिक खोज और शिलालेखों की बारीकी से जांच करते हैं। हमारा एग्जाम अलर्ट भी इसी से जुड़ा है। छात्रों, यही वो शिलालेख है जो साबित करता है कि कनिष्क ने अपने शासन में ग्रीक भाषा की जगह बैक्ट्रियन को राजभाषा बनाया था। सही कहा। अब चलते हैं अगले पेज पर। हमारी चौथी स्लाइड उस इंसान के बारे में है जिसने कुषाण वंश की मजबूत नींव रखी, कुजुल कटफिसेस। पॉइंट 1 के हिसाब से 30 से 80 ईस्वी के आसपास ये कुषाण साम्राज्य का पहला आधिकारिक संस्थापक था। हाँ, और पॉइंट 2 बताता है कि इसी ने काबुल और कश्मीर पर अधिकार करके भारत में कुषाणों की पक्की एंट्री करवाई थी। पॉइंट 3 और 4 इकोनॉमी के नजरिए से बहुत दिलचस्प है। उसने रोमन सम्राट ऑगस्टस की हूबहू नकल करते हुए बड़ी मात्रा में सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए और उसने खुद को एक उपाधि दी, धर्मस्थितिदस, यानी सत्य धर्म में स्थित रहने वाला। तस्वीर का अर्थ भी यही समझाता है।
चित्र में न्याय का तराजू है, एक राजदंड है और बहुत सारे प्राचीन तांबे के सिक्के रखे हैं। ये विजुअल उनके शुरुआती न्यायपूर्ण शासन और तांबे पर आधारित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। और छात्रों के लिए एग्जाम अलर्ट ये है कि कुजुल के ये तांबे के सिक्के इस बात का पक्का सबूत है कि शुरुआती कुषाण व्यापारिक ढांचा रोमन अर्थव्यवस्था से बहुत गहराई से प्रभावित था। बिल्कुल, वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। अब चलते हैं अगले पेज पर। स्लाइड 5 बात करती है कनिष्क के दादा और साम्राज्य के रक्षक की, यानी विमतक्तु। पॉइंट 1 कहता है रिच 90 से 113 ईस्वी के दौरान ये कुषाण वंश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक था। पॉइंट 2 के अनुसार इसकी पहचान लंबे समय तक एक रहस्य थी, मतलब किसी को पता ही नहीं था कि ये राजा कौन है। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉइंट 3 और 4 बताता है कि विमतक्तु ने अपने सिक्कों पर अपना नाम नहीं छपवाया था। उन सिक्कों पर लिखा था सोटेर मेगर्स, जो एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है महान रक्षक या ग्रेट सेवियर। इस स्लाइड का विजुअल इस ग्रेट सेवियर वाली छवि को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक सुनहरी ढाल के पीछे 2 भाले क्रॉस किए हुए हैं और बीच में एक सिक्का है। ये एक रक्षक और निडर योद्धा का प्रतीक है। और हमारा एग्जाम अलर्ट क्या है छात्रों? पिछले पेज में हमने जिस रबातक शिलालेख की बात की थी, उसी के मिलने के बाद ये रहस्य सुलझा और साबित हुआ कि सोटेर मेगस कोई और नहीं बल्कि विमतक्तु ही था। तो इतिहास की कड़ियां ऐसे जुड़ती हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। छठी स्लाइड में हम देखते हैं भारत में स्वर्ण युग का पहला कदम। ये विम कटफिसिस की कहानी है। पॉइंट 1 113 से 127 ईस्वी में ये भारत में कुषाण सत्ता का वास्तविक विस्तारक था। इसने साम्राज्य को बहुत बड़ा किया। और सबसे बड़ा पॉइंट 2 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में नियमित रूप से स्वर्ण मुद्राएं, जिन्हें गोल्ड दिनार कहा जाता था, वो जारी करने वाला ये पहला कुषाण शासक था। पॉइंट 3 और 4 उसके धर्म के बारे में है। वो एक कट्टर शैव अनुयायी था। उसके सिक्कों पर भगवान शिव, त्रिशूल और नंदी प्रमुखता से छपे होते थे। उसने महेश्वर और सर्वलोकेश्वर जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां ली थी। स्लाइड का विजुअल भी यही वर्णन करता है। एक बड़ा सा सोने का सिक्का है, साथ ही भगवान शिव का वाहन नंदी और एक त्रिशूल रखा है। ये विम कटफिसिस की अपार संपत्ति और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति का सीधा प्रतीक है। एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें छात्रों, ये सोने के सिक्के रोमन ऑरियस्क मानक पर बने थे। इसका असर ये हुआ कि व्यापारिक संतुलन रोम के खिलाफ चला गया और भारत के पक्ष में आ गया। सारा सोना भारत आने लगा था, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद था। अब चलते हैं अगले पेज पर। 7वीं स्लाइड, सबसे महान कुषाण सम्राट की एंट्री, कनिष्क। पॉइंट 1 बताता है कि इसके समय साम्राज्य अपने सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक शिखर पर था। ये पीक टाइम था। पॉइंट 2 में हम देखते हैं कि आधुनिक शोध जैसे कि हैरी फाल की रिसर्च के अनुसार इसका राज्यारोहण 127 ईस्वी में हुआ था, जबकि पारंपरिक रूप से इसे 78 ईस्वी माना जाता है, जहां से शक संवत शुरू होता है। और पॉइंट 3 और 4 बताते हैं कि साम्राज्य मध्य एशिया के यारकंद से लेकर पूरब में पाटलिपुत्र तक फैला था और कनिष्क ने ही बैक्ट्रियन को राजभाषा बनाया था। स्लाइड का विजुअल बहुत शानदार है। एक बेहद शानदार रत्नों से जड़ा हुआ राजमुकुट है और हवा में एक चमकती हुई तलवार दिखाई गई है। ये कनिष्क की महानता, उसकी अद्वितीय शक्ति और साम्राज्य के वैभव का प्रतीक है। हमारा एग्जाम अलर्ट भी बहुत जरूरी है। कनिष्क ने चीनी प्रभाव में खुद को देवपुत्र कहा, रोमन प्रभाव में काइसर की उपाधि ली और भारतीय प्रभाव में खुद को महाराजा धीराज कहा। ये उसके इंटरनेशनल प्रभाव को दिखाता है। एक ग्लोबल लीडर। अब चलते हैं अगले पेज पर। स्लाइड 8 बात करती है 2 राजधानियों से पूरे एशिया पर कंट्रोल की। इतने विशाल साम्राज्य को पॉइंट 1 के अनुसार एक जगह से चलाना नामुमकिन था, इसलिए कनिष्क ने 2 राजधानियां बनाई। पॉइंट 2 के अनुसार पहली और मुख्य राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे आज हम पाकिस्तान के पेशावर के नाम से जानते हैं। ये मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा और मिलिट्री के लिए थी। पॉइंट 3 कहता है कि दूसरी राजधानी मथुरा थी, जो उत्तर प्रदेश में है। यह आंतरिक व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र थी। तो पॉइंट 4 का सार ये है कि पेशावर सैन्य ताकत का गढ़ बन गया और मथुरा कला व दर्शन का। विजुअल का विश्लेषण करें तो नक्शे पर 2 स्तंभ खड़े हैं। एक बिल्कुल सख्त और मजबूत है, जो पेशावर यानी सैन्य ताकत को दिखाता है, और दूसरा लाल रंग का बारीक नक्काशीदार स्तंभ है, जो मथुरा और उसकी कला को दर्शाता है। दोनों के बीच चमकती लिखाएं उनके मजबूत जुड़ाव को दिखा रही हैं। एग्जाम अलर्ट ये है कि मथुरा कला शैली का सबसे अधिक विकास इसी दूसरी राजधानी में हुआ था। यहाँ लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन की शानदार मूर्तियां बनती थीं। ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। स्लाइड 9 बहुत ही दिलचस्प है। जब कुषाण बने इंटरनेशनल ट्रेड के सिक्योरिटी गार्ड। सिल्क रूट के नियंत्रण की ये कहानी है।
पॉइंट 1 और 2 बताते हैं कि चीन से रोम जाने वाला मशहूर सिल्क रूट कुषाण इलाके से ही गुजरता था। कनिष्क ने व्यापारियों को सुरक्षा देकर उनसे भारी टैक्स वसूला। इसी टैक्स या टोल्स ने पॉइंट 3 के अनुसार कुषाणों को अपार अमीर बना दिया। उनकी सारी अमीरी का सबसे बड़ा राज यही था। और पॉइंट 4 तो ये भी कहता है कि कनिष्क इतना ताकतवर था कि उसने चीनी सेनापति पांचाओ को भी सीधी चुनौती दी थी। विजुअल का विवरण दे तो दुनिया के नक्शे के ऊपर एक खजाना रखा है जो सोने के सिक्कों से छलक रहा है और उसके चारों ओर नीले और सुनहरे रंग के रेशम के रिबन उड़ रहे हैं। ये सिल्क रूट से होने वाली इस असीमित आय को दर्शाता है। एग्जाम अलर्ट पर आते हैं छात्रों। सिल्क रूट पर कब्जा केवल आर्थिक नहीं था। इसी रास्ते से मध्य एशिया और चीन में भारतीय संस्कृति और विशेषकर बौद्ध धर्म का बहुत बड़े पैमाने पर प्रसार हुआ था। विचार भी यात्रा कर रहे थे। अब चलते हैं अगले पेज पर। 10वीं स्लाइड कश्मीर के कुंडलवन में हुए इतिहास के एक बड़े फैसले के बारे में है। पॉइंट 1 कहता है कि कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। यह बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा सम्मेलन था। पॉइंट 2 के अनुसार इसके अध्यक्ष महान विद्वान वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। पॉइंट 3 और 4 बताते हैं कि इसी समय बौद्ध धर्म आधिकारिक तौर पर हीनयान और महायान में बंट गया। कनिष्क ने महायान को राज्य संरक्षण दिया, जहां पहली बार बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू हुई। तस्वीर को समझे तो एक बहुत ही सुंदर सुनहरा कमल है, प्राचीन ताड़पत्र की एक पांडुलिपि है और एक घंटी है। ये सब बौद्ध धर्म के ज्ञान, पवित्रता और महायान के उदय को दर्शाते हैं। छात्रों, एग्जाम अलर्ट याद रखें। महायान के उदय के साथ ही भारत में पहली बार बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था और ये गांधार और मथुरा कला दोनों में हुआ था। अब चलते हैं अगले पेज पर। स्लाइड 11 दिखाती है दुनिया को हैरान करने वाली वास्तुकला। कनिष्क के महान निर्माण कार्यों की अगर हम बात करें तो पॉइंट 1 और 2 बताते हैं कि उसने पुरुषपुर में एक विशालकाय स्तूप बनवाया था। ये स्तूप 600 से 700 फीट ऊंचा था। ये अपने समय के दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर्स में से एक था। पॉइंट 3 और 4 के अनुसार इसे डिजाइन करने वाला मुख्य वास्तुकार एक यूनानी इंजीनियर था जिसका नाम अजय सिलॉस था। विजुअल में एक नीले रंग के आधुनिक ब्लूप्रिंट के ऊपर एक शानदार स्तूप का 3D मॉडल रखा है। साथ ही प्रकार और रूलर रखे हैं। ये उस दौर की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। एग्जाम अलर्ट में आपको याद रखना है कि अजय सिलॉस द्वारा डिजाइन किया गया ये स्तूप कुषाण काल में यूनानी और भारतीय कला के बेहतरीन मिश्रण का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे ही गांधार कला कहते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले पेज पर। 12वीं स्लाइड में कनिष्क के दरबार के महान नवरत्नों का जिक्र है। पॉइंट 1 बताता है कि कनिष्क सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो विद्वानों का बहुत बड़ा कद्रदान था। पॉइंट 2 कहता है कि उसके दरबार में महान अश्वघोष थे जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। पॉइंट 3 के अनुसार विज्ञान के क्षेत्र में नागार्जुन थे। उन्हें उनके माध्यमिक सूत्र के कारण भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। और पॉइंट 4 आयुर्वेद के महान पितामह महर्षि चरक उसके राजवैद्य थे। विजुअल में एक पुरानी किताब है, लिखने के लिए एक पंख या क्विल है और औषधि कूटने वाली खरल दिखाई गई है। ये साहित्य, विज्ञान और आयुर्वेद के संगम को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत कर रही है। यहाँ एग्जाम अलर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिकल साइंस की दुनिया की सबसे महान किताबों में से एक चरक संहिता महर्षि चरक द्वारा कनिष्क के काल में ही लिखी गई थी। सही कहा। अब चलते हैं अगले पेज पर। कनिष्क की धार्मिक समन्वय नीति पॉइंट 1 और 2 बताते हैं कि इतने विशाल साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, इसलिए उसने अपनी मुद्राओं पर बहुत जबरदस्त धार्मिक समन्वय दिखाया। पॉइंट 3 के अनुसार उसके सिक्कों पर यूनानी देवता हेलियोस, ईरानी देवता मिथ्रा और नाना और भारतीय देवी देवता छपे होते थे। पॉइंट 4 स्पष्ट करता है कि यह एक वैश्विक सम्राट की कूटनीति थी ताकि कोई भी नागरिक खुद को बेगाना या पराया ना समझे। विजुअल का सटीक वर्णन करे तो न्याय के तराजू के एक पल्ले पर स्पार्टन या यूनानी हेलमेट है और दूसरे पल्ले पर शिवलिंग है। पृष्ठभूमि में कई देवी देवताओं वाले सोने के सिक्के हैं। यह चित्र उनकी इसी बैलेंस्ड और ग्लोबल अप्रोच को दिखाता है। एग्जाम अलर्ट में छात्रों को ये याद रखना है कि परीक्षा में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि कुषाण सिक्कों पर भगवान शिव को ओयशो नाम से दर्शाया गया था और भगवान बुद्ध का नाम यूनानी लिपि में छपा था। यह समन्वय का बेहतरीन उदाहरण था। अब चलते हैं अगले पेज पर। 14वीं स्लाइड हमें बताती है कि हर महान साम्राज्य का एक अंत होता है। कुषाण साम्राज्य के पतन की कहानी। पॉइंट 1 कहता है कि वासुदेव प्रथम के बाद कुषाण बहुत कमजोर पड़ गए और 225 ईस्वी तक साम्राज्य 2 भागों में टूट गया। पॉइंट 2 के अनुसार पश्चिम में यानी अफगानिस्तान और ईरान की तरफ से
सासनी साम्राज्य ने हमला किया और उन्होंने वहां कुषाण शाह नाम के सामंत बिठा दिए। पॉइंट 3 बताता है कि पूर्व की तरफ गुप्त साम्राज्य, विशेषकर समुद्रगुप्त के उदय ने कुषाणों को अपनी अधीनता स्वीकारने पर मजबूर कर दिया। और पॉइंट 4 अंततः उत्तर दिशा से आए श्वेत हूणों या हेफ्थलाइट्स ने कुषाणों का नामो निशान पूरी तरह मिटा दिया। इस स्लाइड का विजुअल बहुत भावुक है। एक चमकता हुआ सुनहरा मुकुट बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बट गया है और पीछे टूटी हुई तलवारें पड़ी हैं। यह इस शक्तिशाली साम्राज्य के दुखद पतन और बिखराव का प्रतीक है। यहाँ एग्जाम अलर्ट पर फोकस करें। कुषाणों के पतन से उत्तर भारत में केंद्रीकृत शक्ति का जो वैक्यूम या खालीपन आया, उसे बाद में गुप्त साम्राज्य नहीं भरा था। इतिहास खुद को ऐसे ही बैलेंस करता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। हमारी 15वीं और आखिरी स्लाइड। गुप्त साम्राज्य की नींव कुषाणों ने ही रखी थी। ये कुषाणों की विरासत या लेगेसी है। पॉइंट 1, कुषाण खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने भारत के प्रशासन और अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। पॉइंट 2, कुषाणों के बेहतरीन प्रशासनिक सिस्टम और उनकी स्वर्ण मुद्रा प्रणाली को ही गुप्तों ने अपना आधार बनाया। पॉइंट 3, उन्होंने गांधार और मथुरा कला शैली जैसी शानदार विरासत भारत के लिए छोड़ी। और पॉइंट 4, भारत में राजाओं को भगवान के समान यानी देवपुत्र मानने की परंपरा कुषाणों ने ही शुरू की थी। आखिरी विजुअल का वर्णन करें तो इसमें 3 सुनहरे चमकते हुए स्तंभ हैं और उनके इर्द गिर्द ऊपर की ओर जाता हुआ एक तीर है। ये दिखाता है कि कुषाणों ने एक ऐसा मजबूत बेस तैयार किया जिस पर बाद के साम्राज्यों ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। बिल्कुल। अंतिम एग्जाम अलर्ट छात्रों के लिए, कुषाण काल को भारतीय इतिहास में विदेशी और देशी संस्कृति के सबसे बेहतरीन सम्मिश्रण या एसिमिलेशन के रूप में याद किया जाता है। बिल्कुल, वे आए बाहर से थे लेकिन यहीं के होकर रह गए। दोस्तों, पूरी चर्चा के बाद जरा सोच कर देखिए, जो कबीला कभी अपना घर छोड़कर दर दर भटक रहा था, उसने दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर लिया। अगर कुषाण भारत ना आते तो क्या भारत का सिल्क रूट और मध्य एशिया से इतना गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव कभी बन पाता? उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।